फ़लस्तीन का तारीखी इलाका 1947 में कुछ यूं दिखाई देता था और ये रीजन बरतानिया के कंट्रोल में उस वक्त था। उस दौर में अरबों और यहूदियों के दरमियान इलाके पर कंट्रोल के लिए टेंशन्स बढ़ती जा रही थीं। बरतानिया ने बिलाखिर यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रेजोल्यूशन 181 के तहत इस मसले का हल इस खिते को 2 रियासतों में तकसीम करना पेश किया, जिसे पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन भी कहा जाता है। इस करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन को एक यहूदी और एक मुस्लिम अरब रियासत में तकसीम, जबकि तारीखी मुक़द्दस तरीन शहर यरूशलेम में ख़ुसूसी बैनुल अक़वामी हुकूमत के क़याम की रिकमेंडेशंस दी गईं। यहूदियों के लिए तो ये हल काबिल कबूल था, जिसे उन्होंने फ़ौरन तस्लीम करते हुए मई 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा के इस मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आज़ाद रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान भी कर दिया। दूसरी जानिब अरबों के लिए ये मंसूबा ज़ाहिर है हरगिज़ काबिल कबूल नहीं था और उन्होंने फ़ौरन ही इसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अरबों की जानिब से इस मंसूबे को तस्लीम न करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहूदी इस वक्त आबादी के लिहाज से इस खिते में महज 33% थे और उन्हें फ़लस्तीन के रकबे का 57% ऐसा इलाका मिल गया था जहां पर उनकी अक्सरियत भी नहीं थी, जबकि अरबों की अक्सरियत के बावजूद उन्हें अपने ही मुल्क का सिर्फ 43% और वो भी टुकड़ों में बटा हुआ इलाका दिया गया था। अब सवाल यह है कि इस खिते में यहूदियों की आबादी 33% तक भी आखिर कैसे पहुंची। ये एक तकलीफ दे और पुरतशद्दुद तारीख है कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा इस नहज पर पहुंचा कि उसने यहूदियों की अलग रियासत का ऐलान भी इस खिते में कर दिया। इसराइल के वजूद में आने के बाद 1948 में उर्दन, शाम, मिस्र और लबनान ने नौमौलूद मतनाज़ा यहूदी रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, जिसे पहली अरब इसराइल जंग भी कहा जाता है। जंग का खात्मा इसराइल की फतह पर हुआ। आरजी जंग बंदी मुआहिदे के बाद इसराइल के बॉर्डर्स अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा बॉर्डर्स से भी आगे तक फैल चुके थे, यानी वो फ़लस्तीन के 57% से भी बढ़कर 78% रकबे पर अब काबिज हो चुका था। आप कह सकते हैं कि इसराइल के रकबे में मजीद 21% इजाफा हो चुका था। इस जंग के खात्मे पर वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे का इलाका उर्दन की अफवाज और गजा का इलाका मिस्र की फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया था। पहली अरब इसराइल जंग का सबसे तकलीफ दे पहलू वो लाखों फ़लस्तीनी मुहाजिरीन हैं जिन्हें अपना घर बार, जायदादें सब कुछ छोड़कर हमसाया ममालिक या फ़लस्तीन ही के मगरबी किनारे और गजा के इलाकों में आबाद होना पड़ा, क्योंकि फ़लस्तीनी अरबों की आबादियाँ और कारोबार वगैरह को इस जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका था। उस वक्त इस रीजन में फ़लस्तीनियों की आबादी 14 लाख के लगभग थी। मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक गजा हिजरत करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद इस जंग के बाद 2 लाख, जबकि मगरबी किनारे में महाजरीन की तादाद 3 लाख के लगभग थी। 1 लाख के करीब महाजरीन ने हमसाया मुल्क उर्दन को अपना ठिकाना बनाया। इतनी ही तादाद तकरीबन लबनान हिजरत कर गई। इसके अलावा शाम, मिस्र और दूसरे इलाके में हिजरत करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद भी लाखों में थी। अगरचे मुसद्दका तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस जंग के बाद कमोबेश 50% से ज़ायद फ़लस्तीनी हिजरत करने पर मजबूर हुए और इनकी तीसरी और चौथी नस्लें आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन कैंप्स में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, पहली अरब इसराइल जंग के बाद भी अरबों और यहूदियों के दरमियान कशमकश जारी रही और अगली जंग 1956 में एक बार फिर हुई, जब मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर ने सुइज़ कैनाल को नेशनलाइज करने का फैसला किया। इस लड़ाई को दूसरी अरब इसराइल जंग भी कहा जाता है। तब फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर इसराइल ने मिस्र पर हमला किया और सहराए सीना के इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका चूंकि इस हमले में इसराइल, फ्रांस और बरतानिया के साथ नहीं था, इसलिए शदीद बैनुल अक़वामी दबाव के बाद और अमेरिका के भी दबाव के असर में इसराइल को यहाँ से बेदखल होना पड़ा और इलाके का कंट्रोल अक़वाम मुत्तहिदा की एमरजेंसी फोर्सेस ने संभाल लिया।
1967 में मिस्री सदर की तरफ से एमरजेंसी फोर्सेस की सहराए सीना से बेदखली, स्ट्रेट ऑफ तेहरान की इजरायली बहरी जहाज़ों के लिए बंदिश कर देना और कुछ और वजूहात के बायस इसराइल ने एक दफ़ा फिर अरबों से जंग छेड़ दी, जिसे तीसरी अरब इसराइल जंग या 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इस जंग के खात्मे पर इसराइल शुमाल में शामी रीजन, गोलान हाइट्स, पूरे का पूरा वेस्ट बैंक, गजा और मिस्र के सहराए सीना के वसीओ अरीज इलाके पर भी अपना कंट्रोल एक बार फिर हासिल कर चुका था। यानी इसराइल ना सिर्फ 100% फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज हो चुका था, बल्कि उससे भी ज़्यादा रकबा अपने ज़ेरे असर कर चुका था। पूरे फ़लस्तीन की सरजमीन को अपने कंट्रोल में कर लेने के बाद यहूदी और इजरायली अब मुतमईन थे कि उन्हें उनकी प्रोमिस्ड होली लैंड मिल चुकी है, जहां उनकी तारीख का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके बाद एक बार फिर दुनिया भर से यहूदी वेस्ट बैंक के इलाकों में आकर आबाद होने लगे और यहाँ छोटी छोटी गैर कानूनी मुतनाज़िया यहूदी बस्तियाँ कायम होना शुरू हो गई। फ़लस्तीनियों को इस पर शदीद एतराज़ था और इसी वजह से मकामी अरबों और आबाद होने वाले यहूदियों के दरमियान झड़पें भी मामूल बन चुकी थी। यहूदियों का मौक़िफ़ ये था कि वो खाली ज़मीनों पर आकर आबाद हो रहे हैं और घर वगैरह तामीर कर रहे हैं, जबकि अरब दुनिया और भी दुनिया के बेशतर न्यूट्रल ममालिक इसे बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे रहे थे, क्योंकि ये बस्तियाँ उस इलाके पर कायम हो रही थी जिसे अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदाद के ज़रिए फ़लस्तीन की सरजमीन करार दे चुका। तो यहूदी सेटलर्स इजरायली हुकूमत की मुकम्मल हमायत के साथ ही यहाँ आकर आबाद हो रहे थे। उन्हें वेस्ट बैंक में आबाद होने के लिए मुख्तलिफ तरह की सहूलतें हासिल थीं और गवर्नमेंट उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परमिट्स और सब्सिडीज़ वगैरह जारी कर रही थी। इसराइल की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नए आबाद होने वाले यहूदियों के लिए यहाँ सड़कों के कई मंसूबे भी मुकम्मल किए ताकि उन्हें इसराइल के दूसरे इलाकों के साथ बआसानी कनेक्ट किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा भी इन मुतनाज़िया गैर कानूनी आबादियों को गैर कानूनी करार दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं और आज भी जारी है। मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तादाद अब 279 तक पहुंच चुकी है और यहाँ आबाद यहूदियों की तादाद इस वक्त तकरीबन 7.5 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है। यहूदी कब्ज़ों से तंग आए फ़लस्तीनियों ने 6 डे वार के बाद भी मुज़ाहमत जारी रखी और 1973 में चौथी अरब इसराइल जंग का आगाज़ हो गया। योम किपुर वार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस जंग में अरबों को शिकस्त का सामना एक बार फिर करना पड़ा और वो मकबूजा इलाके इसराइल से छड़ाने में नाकाम रहे। अब शायद अरबों को भी ये महसूस होने लगा था कि इसराइल को जंग में शिकस्त देना शायद उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। योम किपुर वार के 6 साल बाद 1979 में एक मुआहदे के तहत मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और इसके नतीजे में सहराए सीना का वो इलाका जो 1967 में इसराइल के कब्जे में चला गया था वो भी मिस्र को वापस मिल गया। मुख्तलिफ जंगों में शिकस्त और 1980 की दहाई में शुरू होने वाली मुज़ाहमती तहरीक, जिसे फर्स्ट इंतफादा भी कहा जाता है, के बाद बिल आखिर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ़लस्तीनियों की तंजीम PLO मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर राज़ी हो गई। इसी सिलसिले में 1993 और 95 में होने वाले ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में आया। इसके बाद वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों एरिया A, B और C में तकसीम कर दिया गया। एरिया ए वेस्ट बैंक या मगरबी किनारे के कुल रकबे का तकरीबन 18% है। ये वो इलाका है जहां पर इस मुआहदे के तहत एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी कंट्रोल फ़लस्तीनी हुकूमत के पास ही है। एरिया बी मगरबी किनारे का वो इलाका है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो फ़लस्तीन के पास है, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल इस इलाके का इसराइल के पास ही है। ये इलाका मगरबी किनारे के तकरीबन 22% रकबे पर मुश्तमिल है। इसके बाद आता है एरिया सी जो मगरबी किनारे के तकरीबन 60% रकबे पर फैला हुआ है और यहाँ पर PLO ने इसराइल का ओस्लो अकॉर्ड्स के मुताबिक मुकम्मल कंट्रोल तस्लीम कर लिया है और यही वो इलाका है जहां इसराइल की मुतनाज़िया गैर कानूनी सेटलमेंट्स कायम हो रही हैं
ओस्लो मुआहदे में दोनों फ़िरक़ैन ने गज़ा पर भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया था, लेकिन इजरायली फोर्सेस और कुछ यहूदी आबादियाँ यहाँ बहरहाल अगले 10 साल तक मज़ीद मौजूद रहीं। ओस्लो मुआहदे को दोनों तरफ से राइट विंग लीडर्स और ग्रुप्स ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसी वजह से उस वक्त के इजरायली वज़ीर आज़म यट्ज़ाक रॉबिन को 1995 में इंतहा पसंद यहूदियों की तरफ से कत्ल भी कर दिया गया। सन 2000 में इजरायली वजारत उज़्मा के उम्मीदवार एरिल शेरोन ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। इजरायली मुजालिम के अलावा ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसकी वजह से इजरायली कब्जे के खिलाफ दूसरी मुजाहमती तहरीक का आगाज हो गया। ये मुजाहमत 5 साल तक जारी रही। 2005 में इजरायली फोर्सेस और यहूदी आबादकार गजा की पट्टी के इलाके से निकल चुके थे। अगले साल यानी 2006 के फ़लस्तीनी इंतखाबात में हमास की फतह के बाद फतह पार्टी और हमास के दरमियान खाना जंगी का आगाज हो गया। बिल आखिर इस तनाज़े के नतीजे में हमास ने गजा की पट्टी पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, जबकि मगरबी किनारे पर फतह पार्टी की हुकूमत कायम हो गई। यानी फ़लस्तीनी अरब 2 टुकड़ों में वाज़े तौर पर बंट गए। गजा की पट्टी का इलाका इसके बाद से आज तक इंतहाई सख्त इजरायली ब्लॉकेड और पाबंदियों का शिकार है। यहाँ रहने वालों को खुराक, पानी और फ्यूल वगैरह के लिए मुकम्मल तौर पर इन्हिसार इजराइल पर ही करना पड़ता है, जबकि मगरबी किनारे में भी गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि यहाँ भी ज़्यादातर इलाका इजराइल ही के कंट्रोल में है। ओस्लो अकॉर्ड्स मुआहदों के मुताबिक यहूदी लोग ही ज़रखेज़ ज़मीनों पर भी काबिज़ हैं। इन्हें पानी भी अरबों की निस्बत वाफिर मिकदार में मैसर है, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों का यहाँ आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत करना भी शदीद मुश्किलात का बायस बनता है। इन्हें जगह जगह चेक पोस्ट पर रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। यकीनन ये एक मुश्किल और तकलीफ दे ज़िंदगी है जो अरब फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर गुजार रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ये लोग अब मौत से भी खौफ नहीं खाते और अपने से कई गुना ताकतवर इजराइल के खिलाफ दहाइयों से शदीद मुजाहमत जारी रखे हुए हैं, जिसकी हालिया मिसाल हम आजकल देख रहे हैं। पहली अरब इसराइल जंग के बाद फ़लस्तीनियों की हिजरत और महाजिर कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बदकिस्मती से आज भी जारी है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल दूसरे ममालिक में जाने वाले फ़लस्तीनियों की अपने वतन वापसी में भी रुकावट बनता है। यूँ शायद वो आबादी के तनासब को डिस्टर्ब करके लॉन्ग टर्म में पूरे के पूरे खित्ते पर अपना यानी यहूदियों का हक साबित करना चाहता है। इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगाएं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1,40,00,000 फ़लस्तीनी आबाद हैं और इनमें से 38% ऐसे हैं जो मगरबी किनारे या गजा में मौजूद हैं, जबकि 62% फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो अपने वतन से ही बाहर ज़्यादातर मुहाजिरीन कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ ये भी याद रहे कि हालिया हमलों के बाद इजराइल गजा से फ़लस्तीनियों को निकल जाने का हुक्म भी दे रहा है, और ऐसा ऐन मुमकिन था कि शहरी इस जंग ज़दा माहौल में हिजरत कर भी जाते, लेकिन हमसाया ममालिक मिस्र वगैरह भी मुहाजिरीन का मज़ीद बोझ अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं, और मिस्र को ये भी मालूम है कि एक दफ़ा मुहाजिरीन फ़लस्तीन से निकल गए तो इजराइल उनको वापस उस सरजमीन पर कभी भी जाने नहीं देगा। अब हमसाया ममालिक भी इन्हें मज़ीद कबूल करने पर तैयार नज़र नहीं आते बदकिस्मती से। दोस्तों, 2 स्टेट सोल्यूशन यानी 2 रियासती हल की बातें तो ज़बान ज़दे आम हैं, लेकिन जिस तरह इजराइल वेस्ट बैंक में मुतनाज़ा और गैर कानूनी अपनी बस्तियां कायम कर चुका है और इनको मज़ीद भी करता चला जा रहा है, उन्हें देखकर तो ये नहीं लगता कि इजराइल कभी भी इस हल पर एग्री होगा।